हेलो, वेलकम अगेन। तो बेटे, मैंने अभी आपसे कहा था कि हम इस सेशन को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और ये सेकंड सेशन है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को सेटअप कर रहा हूँ बीच में जब आपसे बात कर रहा था। हाँ, तो बेटे वेलकम अगेन। तो ये सेकंड सेशन है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट सेशन में देखा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में आपने अभी तक यही जाना है कि जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करती है तो कंपनी का कैपिटल बेस ऑल्टर हो जाता है। कोई भी कंपनी अपने कैपिटल बेस में किसी भी तरह के चेंजेस अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो हम अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम अपने रेवेन्यू रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास रिजर्व सफिशिएंट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इनसफिशिएंट है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में जितना अमाउंट इनसफिशिएंट है उतने के बराबर हम फ्रेश इश्यू कर देते हैं। तो बेटे, अभी तक जो हमने पढ़ा है, थोड़ा सा मैंने थ्योरी उसके बारे में लिखी और फिर में हम प्रैक्टिकल पर भी आते हैं। तो फटाफट आप मेरे साथ लिखना शुरू करें। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, करेक्ट। थोड़ा स्क्रीन को मैं सेटअप कर लूँ, देख लूँ कि ये आ रहा है या नहीं। हाँ, आ जाएगा। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लाइए बेटे इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, करेक्ट। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमने क्या क्या चीजें देखनी है। तो सबसे पहले तो बेटे आप इसमें लिखना शुरू करें। सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 deals with accounting for preference share capital, accounting for preference share capital, full stop। नेक्स्ट पैराग्राफ में it is mandatory it is mandatory for the companies it is mandatory for the companies to redeem preference share capital within a maximum period of within a maximum period of मैंने क्या लिखा 20 years, लेकिन मैंने ब्रैकेट में ये भी लिखा, ब्रैकेट में मैंने लिखा 30 years if preference shares have been issued for infrastructural projects, करेक्ट। ये सब चीजें हमने लास्ट सेशन में अभी डिस्कस करी थी कि कोई भी कंपनी के लिए जरूरी है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस लौटाना विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 इयर्स। हालांकि अगर हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज को इश्यू करे हुई हैं तो उस केस में मैक्सिमम पीरियड 30 साल का भी हो सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ में when an entity redeems its preference share capital, redeems
its preference share capital, comma, capital base of the company, capital base of the company, capital base of the company, capital base of the company gets altered, capital base of the company gets altered. ये मैंने मेन बात आपको बताई थी, करेक्ट. गेट्स ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड का मतलब है बेटे चेंज हो जाना. कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी गेट्स ऑल्टर्ड. नो कंपनी चलो इसको ऐसे लिख लो, कैपिटल द कंपनी गेट्स, कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी गेट्स ऑल्टर्ड एंड नो कंपनी एंड नो एंटिटी या कंपनी कैन afford any alterations in its capital base, in its capital base, in its capital base as it brings about, as it brings about horrendous consequences, horrendous consequences, horrendous consequences, क्योंकि ये खतरनाक परिणाम लेकर के आ सकता है. Thus it becomes mandatory, thus it becomes, thus it becomes imperative. बेटे imperative का मतलब जरूरी. Thus it becomes imperative to restore the capital base. Restore का मतलब है original position पे लाना. To restore the capital base. तो ये कंपनी के लिए जरूरी है कि वो अपने कैपिटल बेस को दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर के आए. इज इट क्लियर टू यू? फिर मैंने बताया था in order to restore the capital base, in order to restore the capital base, अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए, in order to restore the capital base, कंपनी, बेटे कंपनी क्या क्या करती है? कंपनी ए utilizes its revenue reserves, कंपनी अपने रेवेन्यू रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है. रेवेन्यू रिजर्व्स सच एज, कौन कौन से रेवेन्यू रिजर्व्स का इस्तेमाल करेगी? सच एज जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कोर्स, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, ये सब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व है. डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड,
कंटिंजेंसी रिजर्व, बेटा ये सब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं, तो इनका इस्तेमाल करा जा सकता है। इज इट क्लियर टू यू? तो कंपनी कैन यूटिलाइज कंपनी ए यूटिलाइजेस इट्स रेवेन्यू रिजर्व, या तो कंपनी अपने रेवेन्यू रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है, एंड बी makes a fresh issue या फिर कंपनी फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करती है, मेक्स ए फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स इफ रिजर्व्स आर इनसफिशिएंट, अगर हमारे पास रिजर्व सफिशिएंट नहीं होते, if reserves are insufficient, अगर रिजर्व इनसफिशिएंट होंगे तो फिर कंपनी क्या करेगी? फ्रेश इशू करेगी। तो ये मैंने अभी तक आपको बताया था। इज इट क्लियर टू यू? अभी तक बेटे मैंने आपको इतना ही बताया और तो कुछ नहीं बताया, ठीक है? इसको आप फटाफट नोट करें। इसके आगे भी थ्योरी साथ साथ चलते रहेगी, ऐसा नहीं है कि थ्योरी अब बंद हो गई है, साथ साथ थ्योरी। या तो आप एक काम करें, आगे और पीछे, जैसे ये एक पेज है और एक ये पेज है, टोटल 2.5 पेज या 3 पेज छोड़ लें, करेक्ट? टोटल 3 पेज छोड़ के, क्योंकि जब जब थ्योरी आएगी आप थ्योरी वहीं पर लिख लेना। अब हम इसको और डीपली समझते हैं। पहले तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, सेक्शन 1 को देखें। बेटा हमने चैप्टर को डिफरेंट सेक्शंस में बांटा हुआ है। सेक्शन 1 का भी क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर रहे हैं, ठीक है? सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले करना है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी बेटा, ये मैं मिटा दूं? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, बच्चे कह रहे सर हम लिख चुके हैं। वेरी गुड। लो जी, अगर आपने लिख लिया है तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अब जरा फटाफट यहां देखें। क्वेश्चन नंबर 1 को बेटे ध्यान से देखें। इनफैक्ट ये पहले 3-4 क्वेश्चन जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन ही है एक तरीके से चैप्टर को ओपन करने के लिए। जो पहला केस मैं ले रहा हूं, मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, व्हेन रिजर्व्स आर इनसफिशिएंट, ठीक है? सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1.1। बेटे 1.1 का मतलब है सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन। सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन हमने पिकअप करा। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 9 o'clock लिमिटेड। 9 o'clock लिमिटेड नाम की कंपनी है। 31/3/2017 को इसकी बैलेंस शीट आपके सामने दी हुई है। बैलेंस शीट में डिफरेंट आइटम्स आपने देखे, खास तौर से लायबिलिटी साइड को आपने बड़े ध्यान से देखना है। लायबिलिटी साइड में बेटे पहला आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल है, फिर उस आपने देखा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, और उसके अलावा आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लायबिलिटी साइड में आइटम्स हैं उसमें रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स कौन कौन से हैं। बेटे फटाफट बताओ, जनरल रिजर्व रेवेन्यू नेचर का है या नहीं? सर बिल्कुल है। जोधपुर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस सर, गुड। हाँ जी झांसी, जल्दी से बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये कौन से टाइप के रिजर्व है? अरे वेरी गुड, मैंने तो ये बताया नहीं, तुमने बता दिया। हाँ जी, यहां से आंसर आया कि ये कैपिटल नेचर के रिजर्व्स हैं। वेरी गुड बेटे, ध्यान ये रखना है जब हम रेस्टोरमेंट करेंगे, यानी कि अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाएंगे, तो मैंने सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व लिखाया है, मैंने कैपिटल नेचर के रिजर्व नहीं लिखाया है। इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कहता है लायबिलिटीज है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नीचे उसने कहा कि इस दिन कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस कर दें। हाँ जी, सबसे पहले तो अब आपने आगे से क्या करना है, एकदम से अभी जो मैं सिखा रहा था उसको
वो समझने के लिए ठीक है। अब हमने प्रेजेंट कैसे करना है ये भी हमने देखना है या नहीं देखना? सर बिल्कुल देखना है। हाँ जी, तो ध्यान से मुझे ये बताओ, पहले तो दो चीजों का हमेशा ख्याल करना है, करेक्ट? एक तो ये जो पहली मेरी एंट्री होगी वो एंट्री क्या है? अब मैं एकदम से ये एंट्री नहीं लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा था। अब मेरी पहली एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की परसेंटेज क्वेश्चन में दी हुई है, तो पहली एंट्री हम जो लिखेंगे इसको मैं बोलूंगा अमाउंट ड्यू। पहले हम ड्यू एंट्री करेंगे, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन। समझ में आया बेटे? पहले आपने ड्यू एंट्री करनी है, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन। एकदम से आप पेमेंट की एंट्री नहीं करेंगे, ये मैंने रिडम्पशन लिखा है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा आपने वापस करना है, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 5000 इंटू 100, 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने वापस करनी है। आप एकदम से टू बैंक नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन। तो आप एकदम से पहले एक्चुअल पेमेंट की एंट्री नहीं करेंगे, पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया। इज इट क्लियर टू यू? आपकी पहली एंट्री होगी अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन की, करेक्ट? अब जब आपने ये एंट्री करी तो आपने देखा कि आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड से खत्म हो गई। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के खत्म होने से हमारा कैपिटल बेस बिगड़ जाता है। कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे मुझे लाना होगा। कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मुझे कुछ साथ साथ वर्किंग करनी पड़ेगी। अब आगे से बेटे हम ये वर्किंग करेंगे। वर्किंग क्या होगी? इसको मैं बोलूंगा वर्किंग फॉर रेस्टोरमेंट ऑफ कैपिटल बेस। जरा स्क्रीन को मैं देख लूं। हाँ जी, वर्किंग फॉर रेस्टोरमेंट ऑफ कैपिटल बेस, वर्किंग फॉर रेस्टोरमेंट, वर्किंग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस, रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस। अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए आप ये वर्किंग करेंगे, करेक्ट? अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए आपने ये वर्किंग करनी है। इज इट क्लियर टू यू बेटे? अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो ध्यान दें, अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए आराम से देखें। पहले तो अमाउंट ऑफ रिडम्पशन कितना है? अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, अभी तो मैंने अमाउंट ऑफ रिडम्पशन लिख दिया, और अमाउंट ऑफ रिडम्पशन का मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, जब भी इस वर्किंग के लिए आप अमाउंट ऑफ रिडम्पशन लिखेंगे तो आप हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि आप रिडीम कर रहे हैं, आपने नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखनी है। ये बात समझ में आई? मेन चीज पहले तो ये ध्यान में रखना है जब भी आप अमाउंट ऑफ रिडम्पशन करेंगे, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम पर भी वापस हो सकती है। चाहे मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रीमियम पे वापस करूं, चाहे मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हाँ जी पार पे वापस करूं, मैंने यहां पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही लिखना है, क्योंकि इस अमाउंट से हमारा कैपिटल बेस कम हो जाता है। कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए हम ये करेंगे, करेक्ट? एक तो हम करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू नेचर के जितने भी रिजर्व्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं।
जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया, अगर रिजर्व सफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं तो मुझे फ्रेश इशू भी करना पड़ सकता है। फ्रेश इशू, आपकी मेन वर्किंग ये है, समझ में आया बेटे? मेन वर्किंग आपकी ये है, ये आपकी वर्किंग नहीं है जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए अभी एक दो क्वेश्चन में लिखूंगा, उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। मैंने तुमसे ऐसे ही पूछा कि मेरा कैपिटल बेस इस क्वेश्चन में ओरिजिनल कितना है। मेरा कैपिटल बेस जिसके कि 3 हिस्से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में आपका कैपिटल बेस ओरिजिनल कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में? सर बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की गिवन है, राइट, 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख की गिवन है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कोई पैसा नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ओरिजिनल कैपिटल बेस 10 लाख रुपए का है। क्या यह कहा जा सकता है? सर बिल्कुल कहा जा सकता है। अब ओरिजिनल कैपिटल बेस को लिखने के बाद आप मुझे यह बताओ, जब आपने ये एंट्री करी तो इस एंट्री के बाद आपके कैपिटल बेस की क्या पोजीशन है? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो डेबिट हो गई। इस एंट्री के बाद पोजीशन ये है कि आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो तो 0 हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 लाख है, क्या सॉरी आपका ओरिजिनल कैपिटल बेस 8 लाख का है। अब आपका कैपिटल बेस घट करके इतने का रह गया। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब आपका कैपिटल बेस 5 लाख से कम हो गया। अब अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप ये देखेंगे, पहला काम आपने ये देखना है कि बैलेंस शीट के अंदर रेवेन्यू नेचर के रिजर्व मौजूद हैं या नहीं है। मैंने अभी मार्क कराए थे, एक तो जनरल रिजर्व मौजूद है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इनफ बैलेंस है। क्योंकि जनरल रिजर्व में 4 लाख रुपए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख चाहिए। तो मैंने क्या करा, जनरल रिजर्व से 4 लाख रुपए ले लिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1 लाख रुपए ले लिए, क्योंकि मुझे 5 लाख की जरूरत है। क्या मुझे इस क्वेश्चन में कोई फ्रेश इशू करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ बेटे, क्या मुझे इस क्वेश्चन में कोई फ्रेश इशू करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। फ्रेश इशू की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास रिजर्व सफिशिएंट है। इसीलिए क्वेश्चन के टाइटल में भी मैंने लिखा है कि व्हेन रिजर्व्स आर सफिशिएंट। करेक्ट। अपनी इस एंट्री को, ड्यू एंट्री को करने के बाद जब आपने ये वर्किंग कंप्लीट कर ली तो अब आप क्या करेंगे? इस एंट्री को करेंगे। आपकी ये एंट्री क्या होगी? यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। इसको हम बोलेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो आपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व ये एंट्री करी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। इस एंट्री के मुताबिक आप लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट को आपने डेबिट करा, कितने से बेटे? 4 लाख से। 4 लाख रुपए से जनरल रिजर्व को डेबिट करा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितने से डेबिट करा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। कुछ बच्चे पूछ रहे सर क्या हम ऐसा कर सकते थे कि पीएनएल से 3 लाख ले लेते और जनरल रिजर्व से 2 लाख? बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको केवल 5 लाख चाहिए, आप जिसमें से जैसे मर्जी ले लें, लेकिन रेवेन्यू नेचर के रिजर्व ही इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट। 2 CRR अकाउंट, इसको हम अकाउंट्स में बुकिश एंट्री भी कहते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इस एंट्री के करने से क्या हो गया? इस एंट्री के करने से एक तो फर्क ये पड़ गया कि मेरा बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 4 लाख से कम हो गया और ऑफ कोर्स मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख से कम हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा। इजंट इट और नॉट? तो इस एंट्री के करने से क्या हुआ
इस एंट्री के करने से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख की है और कैपिटल रिजर्व अब 5 लाख का हो गया, जिसकी वजह से मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है अपने ओरिजिनल लेवल पर आ गया, यानी कि रेस्टोर हो गया, यानी कि मुझे अब कोई फ्रेश इशू करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कोई फ्रेश इशू की एंट्री मैं नहीं करूंगा। ये मैं ऐसी एंट्री लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है बेटे, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। मैं फ्रेश इशू की एंट्री करता, जरूर करता अगर फ्रेश इशू करने की जरूरत होती, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने कोई फ्रेश इशू की एंट्री नहीं करी। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आया? क्योंकि फ्रेश इशू की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, रिजर्व्स आर सफिशिएंट, इजंट इट और नॉट? हमारे पास रिजर्व सफिशिएंट हैं, तो इसलिए मुझे फ्रेश इशू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहां तक ठीक है? पक्का ठीक है? यस सर। अगर यहां तक ठीक है तो याद रखें, जब आपको यकीन हो जाए कि आपने अपने बिगड़े हुए कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे ला दिया है, दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुने, यानी कि जब मैं ये वर्किंग करूंगा तो इस वर्किंग के बाद मैं कह सकता हूं कि मेरा जो कैपिटल बेस डाउन हो गया था, कम हो गया था, ऑल्टर हो गया था, अब वो ओरिजिनल लेवल पे आ गया है। तो जब मेरा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ जाए, उसके बाद ही मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्चुअल अमाउंट पे करूंगा। तो अब मैं एक एंट्री लिखूंगा एक्चुअल पेमेंट की। एक्चुअल पेमेंट की एंट्री हम अब करेंगे, एंट्री नंबर 4, एक्चुअल पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्चुअल पेमेंट अब करेंगे, एक्चुअल पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक्चुअल पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्चुअल पेमेंट की एंट्री तब ही करनी है जब आपको ये यकीन हो जाए कि आपका कैपिटल बेस ओरिजिनल मुकाम पे आ चुका है। करेक्ट? तो अब मेरी एंट्री होगी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हमने पहली ड्यू एंट्री करी थी, तो अब पैसा हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, अब डेबिट हमने इसको कर दिया तो ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मैं इनको एक्चुअल पेमेंट करूंगा 5 लाख की। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है बेटे? पक्का नहीं है? याद रखें, हमने सिर्फ एंट्रीज करी है, बाद में हम बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे, लेकिन अभी इनिशियल कॉन्सेप्ट है, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक ठीक है? हाँ जी, इसको नोट करें, अगर करना है तो फिर मैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, बच्चे कह रहे हैं सर हमने साथ साथ नोट कर लिया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम थोड़ा स्लो भी इनिशियल स्टेजेस में लिखते हैं, शुरुआती क्लासेस में, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, 1.2, जब मैं कहता हूं 2 तो इसका मतलब है 1.2 सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट? हाँ जी। अब की बार टाइटल में लिखा है व्हेन रिजर्व्स आर इनसफिशिएंट, मैंने तुम्हारे टाइटल में ही लिखा हुआ है, इसका मतलब की बार रिजर्व सफिशिएंट नहीं होंगे। नीचे कहता है ऑन दिस डेट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड फॉर द सेम इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द रिजर्व टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट एंड रेजॉर्ट टू फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड। कहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करने के लिए हमने अपने रिजर्व्स का भरपूर यूज करा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फ्रेश इश्यू भी करेंगे। वो नहीं भी लिखा होता तो तब भी हमने करना था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बेटे इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? सर क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 लाख की है। तो बेटे मेरी पहली एंट्री तो यही होगी ना, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन। इज इट क्लियर टू यू? तो पहली एंट्री आप यही लिखेंगे, ये आपकी पहली एंट्री। इवन 1.2 में भी पहली एंट्री यही होगी, ड्यू की एंट्री होगी।
इस एंट्री को करने के बाद इमीडिएटली अब आप क्या करेंगे, इस वर्किंग पे आ जाएंगे। आप इस वर्किंग पे आ जाएंगे। इस वर्किंग में आप पहले तो आराम से लिखें कि आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कितना पैसा वापस करा है। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख रुपए वापस करने हैं, यूं कहें, क्योंकि हमने ड्यू एंट्री करी है। अब 5 लाख रुपए से हम जानते हैं कि हमारा कैपिटल बेस कम हो जाएगा। अब अपने कम हुए कैपिटल बेस को हमें ओरिजिनल लेवल पे लाना है। लाने के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट बताओ। रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। पालमपुर ने पहले ही आंसर फ्लैश कर दिया, वेरी गुड। हाँ जी, जालंधर से, हाँ बेटे, पहले हम रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से चलो आप लोग मुझे बताओ, क्या बैलेंस शीट में रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं, और हैं तो कौन कौन से हैं? बेटे एक तो जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये कैपिटल नेचर के रिजर्व है। इनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते इस वर्किंग के लिए। इज इट क्लियर टू यू? इनका इस्तेमाल कब होगा, कहां होगा, वो अभी बात का मैटर है। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बात आपकी समझ में बेटे आ गई या नहीं आ गई? सर बिल्कुल आ गई है। हाँ जी जालंधर, आपके मुताबिक हमें जनरल रिजर्व से 1 लाख रुपए लेने चाहिए, ले लिए 1 लाख रुपए। और बताओ बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है? सर 2 लाख है। यानी कि आपके पास अब की बार सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको चाहिए 5 लाख और आपके पास है 3 लाख। इसका मतलब हमारी रिप्लेसमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। तो अपनी रिप्लेसमेंट को पूरा करने के लिए मुझे इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मुझे 2 लाख रुपए का फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? वैसे तो फ्रेश इश्यू किसी का भी करा जा सकता है, लेकिन वो शेयर्स होने चाहिए। फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर्स का भी करा जा सकता है, प्रेफरेंस शेयर का भी करा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन नहीं होगा, जो कि नहीं है और अधिकतर होगा भी नहीं, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं होगा कि हमने कौन से क्लास ऑफ शेयर इश्यू करी है, तो हम हमेशा मान के चलेंगे कि हमने इक्विटी शेयर्स का इस्तेमाल करा है। यहां तक ठीक है बेटे? अब मैंने आपसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, जैसे ही आप इस वर्किंग को फिनिश कर देंगे तो इसका मतलब है आपका कैपिटल बेस पूरा हो गया। वैसे आप चेक कर सकते हैं 1.2 में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 लाख रुपए हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 5 लाख है। तो इसका मतलब टोटल ओरिजिनल कैपिटल बेस आपका इतना है, ओरिजिनल कैपिटल बेस, करेक्ट। एज पर बैलेंस शीट आपका कैपिटल बेस ये है। अब जब आपने पहली एंट्री करी तो इस एंट्री के करने से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो गई और आपका कैपिटल बेस 3 लाख का रह गया। अब इस एंट्री के बाद, इस वर्किंग के बाद पोजीशन क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल जो है अब वो 2 लाख से बढ़ जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में एक्चुअली पहले कितना बैलेंस था? 3 लाख था। अब आप फ्रेश इश्यू करेंगे इक्विटी शेयर का, तो 3 लाख प्लस 2 लाख, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख रुपए आ जाएंगे और कैपिटल रिजर्व में 3 लाख रुपए आ गए। तो इस तरह आपका कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ गया। लेकिन अब हमें आगे से इस वर्किंग की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये कोई वर्किंग भी नहीं है। मेन वर्किंग आपकी ये है, 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने रिडीम करी, आपका कैपिटल बेस 5 लाख से कम हो गया। 5 लाख को रिफिल करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए आपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का पहले इस्तेमाल करा। जितने की कमी पड़ी उसके लिए आप इक्विटी शेयर इश्यू कर देंगे। तो अब हम इस हिस्से की पहले एंट्री करेंगे। तो सेकंड एंट्री होगी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। आपने जनरल रिजर्व से 1 लाख रुपया लिया तो 1 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने 2 लाख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 3 लाख। इस एंट्री के करने से क्या हुआ कि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 1 लाख से कम हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 2 लाख से कम हो जाएगा और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 3 लाख रुपए का बैलेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद ये वाली एंट्री करने के बाद अब हम इस हिस्से की एंट्री करेंगे। एक तो हमने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व की एंट्री करी, अब मैं फ्रेश इश्यू की एंट्री करूंगा। इस क्वेश्चन में हमने फ्रेश इश्यू करा है, तो फ्रेश इश्यू की मैं एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। फ्रेश इश्यू आपने जो करा है, हाँ, आप मान के चलेंगे कि आपने इक्विटी शेयर होल्डर का
इक्विटी शेयर का फ्रेश इश्यू करा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हालांकि फ्रेश इश्यू प्रेफरेंस शेयर का भी करा जा सकता है। सपोज क्वेश्चन में वो लिख दे कि कंपनी ऑल्सो रिजॉर्टेड टू फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो फिर मैं मान के चलता कि मैंने जो फ्रेश इश्यू करा है वो प्रेफरेंस शेयर का करा है। यहां तक ठीक है बेटा। इस एंट्री के करने से इस एंट्री के करने से इफेक्ट क्या पड़ा? एक तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और दूसरा तुम्हारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में 3 लाख की थी, करेक्ट, इस एंट्री के करने से वो 5 लाख पर पहुंच जाएगी। इसीलिए हमने इक्विटी शेयर कैपिटल यहां 5 लाख समझाने के लिए लिखा भी है। तो इस तरीके से हम अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करेंगे। जब हमें यकीन हो जाए कि हमने कैपिटल बेस को पूरी तरीके से रेस्टोर कर लिया है, तो उसके बाद ही अब मैं एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करूंगा। तो ये मेरी एक्चुअल पेमेंट की एंट्री होगी। इज इट क्लियर टू यू? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि 5 लाख रुपए की कैपिटल मुझे वापस करनी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 5 लाख है, इसको डेबिट करके हम ये लायबिलिटी अब खत्म कर देंगे। यहां तक ठीक है? हाँ बेटे, हाँ बैलेंस शीट बनाना हम बाद में सीखेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अभी इनिशियल क्वेश्चन है, हम जरा पहले डिफरेंट केसेस को समझ लें। हालांकि एग्जामिनेशन में तुम्हारे जो क्वेश्चन इसमें से बेसिकली आता है वो देखने में यही आता है कि उसमें एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें सारी चीजें समझनी होंगी ठीक तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोट कर लिया बेटे इसको? कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहें। अच्छा सर, आपने सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है, आपके नोट्स में सॉल्यूशन है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। 1.3 पर आ जाओ। 1.3 में जरा क्या चीज दी हुई है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं बेटे। 1.3 लो जी, अब 1.3 पे आ गया। मैं एकदम से क्वेश्चन मिटाता नहीं हूं, थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अब 1.3 हम करने जा रहे हैं। 1.3 में बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है? बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल एक तो 4 लाख की दी है, और क्या दिया हुआ है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की दी है। कोई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं है, तो मेरा ओरिजिनल कैपिटल स्ट्रक्चर 9 लाख का है, करेक्ट। ओरिजिनल कैपिटल स्ट्रक्चर 9 लाख का है। 2 इसमें रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 2 कैपिटल नेचर के रिजर्व है, सिक्योरिटी, प्रीमियम एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और भी दे दिया है, करेक्ट। कहता है कि ऑन दिस डेट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड फॉर द सेम इट वाज डिसाइडेड। कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या क्या डिसाइड करा इस पर्पस के लिए? एक तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि भाई हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। वेरी गुड। आप देख रहे हो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, अंदर के कॉलम में लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, जबकि बाहर के कॉलम में 2 लाख लिखा है। बेटे जो बाहर के कॉलम में लिखा होता है वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि आपने ये इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की खरीदी। 2 लाख रुपए की खरीदी हुई इन्वेस्टमेंट को आप बेच रहे हैं 1.5 लाख में, क्योंकि नीचे उसने सिर्फ यही लिखा है कि कंपनी के डायरेक्टर ने इन्वेस्टमेंट बेची। तो जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी हम उतने पर ही इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं। इसका मतलब 50,000 का हमें नुकसान हो गया। फिर कहता है डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम अपने रिजर्व्स का भी पूरा यूज करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम इक्विटी शेयर का फ्रेश इश्यू करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में एक नई चीज और आ गई। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुने। पहली एंट्री तो आप हमेशा ड्यू एंट्री करेंगे, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। मैं थोड़ा सा, चलो यानी एंट्री को मैंने मिटाया नहीं, क्योंकि 5 लाख की मेरे ख्याल से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है। पहली एंट्री तो बेटे आपकी यही रहेगी, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ना? हाँ। कितने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है? 5 लाख की है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। पहली एंट्री तो ये हो गई। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सेकेंड एंट्री ये कर रहे थे। मैंने अभी तक क्या करा? अभी तक हम लोगों ने क्या करा, इस बात का ध्यान रखना है। हम इस एंट्री को, ड्यू एंट्री को करने के बाद हम इमीडिएटली ये वर्किंग कर रहे थे। अगर, अब मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर क्वेश्चन में किसी एसेट को बेचने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अगर क्वेश्चन में किसी एसेट को बेचने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो तब
आप इमीडिएटली इस एंट्री को नहीं कर, इमीडिएटली इस वर्किंग को नहीं करेंगे। इस वर्किंग से पहले आप बेचने की एंट्री को इनकॉर्पोरेट करेंगे। मेरी बात समझ में आई? मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान दें। इस एंट्री को करने के बाद, इस एंट्री को करने के बाद मैंने इमीडिएटली उस वर्किंग को नहीं करा। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं ये एंट्री लिख रहा हूं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर क्वेश्चन में किसी एसेट को बेचने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो पहले मैं उस एसेट को बेचने की एंट्री को करूंगा और उसके बाद ही मैं उस वर्किंग पर जाऊंगा। इज इट क्लियर टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, you will have to pass down the due entry, and in case if the information contains in the question, of course, that there is some disposal of assets, then first of all you must pass and incorporate what we call that particular part, and then only you move over to the working part. Is it clear to you? अब आपने इन्वेस्टमेंट बेची है, कहता है आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो इसका मतलब आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को 1.5 लाख रुपए में बेचा, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 1.5 लाख रुपए में आपने इन्वेस्टमेंट बेची है, 1.5 लाख, आपको लॉस हो गया। अकाउंट्स में जितने भी लॉसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो लॉस आपको 50,000 रुपए का हो गया क्योंकि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। आप यहां पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर चली गई। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब इस एंट्री के इफेक्ट क्या क्या पड़े, मैं वैसे ही आपसे किसी कारण से पूछ रहा हूं कि इस एंट्री को करने के क्या क्या इफेक्ट पड़े। सपोज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुने मेरी बात को। इफेक्ट से मेरा मतलब क्या है? एक तो इफेक्ट यह पड़ा कि आपका जो बैंक बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, ध्यान से देखें बेटे, करना नहीं है, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। आपकी बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट में पहले कितना बैलेंस है, ध्यान से बताओ। बैंक अकाउंट में बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए का बैलेंस गिवन था, सॉरी 5 लाख का ही है ना, हाँ 5 लाख रुपए का बैलेंस है। जब आपने इन्वेस्टमेंट बेची तो ये बैलेंस 1.5 लाख रुपए से बढ़ जाएगा क्योंकि आपके पास और पैसा आया। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया तो मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा है, तो तुम मुझे क्या बताओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पुरानी बैलेंस शीट में आपने देखा 2 लाख रुपए का बैलेंस था, 2 लाख रुपए का बैलेंस था। इस एंट्री के करने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, यानी कि 50,000 से कम हो गया। यानी कि इस एंट्री के करने के बाद मैं कह सकता हूं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब 1,50,000 रुपए का बैलेंस मौजूद है। तीसरा इफेक्ट क्या पड़ा? तीसरा इफेक्ट यह पड़ा कि इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट से खत्म हो गई, यानी कि बैलेंस शीट में अब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी। अगर मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊं, जो कि अभी मैं बना नहीं रहा हूं, वैसे सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि न्यू बैलेंस शीट में आपकी अब इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि 3 लाख की 2 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, वो आपने बेच दी, खत्म कहानी। अगर क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आप ड्यू एंट्री पास करेंगे, अगर क्वेश्चन में किसी एसेट को बेचने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप पहले क्या करेंगे? पहले उस एसेट को बेचने की एंट्री करेंगे, और जब आपको यकीन हो जाए कि अब और कोई किसी एसेट की बेचने की एंट्री नहीं है, तब आप इस वर्किंग पे आएंगे। इस वर्किंग में आप सबसे पहले तो लिखेंगे कि आपने कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करनी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने 5 लाख रुपए की वापस करनी है, तो 5 लाख रुपए आपने लिखे। फिर दूसरा स्टेप होगा यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। आप देखें कि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था बेटे, फटाफट बताओ। सर 1 लाख रुपए का बैलेंस है, वेरी गुड। जल्दी से बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना 2 लाख का बैलेंस है। नो 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 माय डियर फ्रेंड,
इसीलिए मैं कह रहा था अब आपको ध्यान रखना होगा। आपने देखा जब आपने ये एंट्री करी तो आपके पीएनएल का बैलेंस कम हो जाएगा। तो बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने यहां लिखा भी हुआ है कि बैलेंस जो है अब 1,50,000 का बैलेंस है, 1,50,000। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में मेरे पास केवल 2.5 लाख रुपए के रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं, जबकि मुझे चाहिए 5 लाख। तो बेटे फ्रेश इशू मैं करूंगा, और फ्रेश इशू मैंने करा इक्विटी शेयर्स का। तो इक्विटी शेयर्स का मैंने फ्रेश इशू करा तो मुझे जरूरत है 2.5 लाख का फ्रेश इशू करने की। तो 2.5 लाख रुपए का फ्रेश इशू अब मैं कर दूंगा। इस तरीके से मेरी ये वाली वर्किंग अब कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं इस पहलू की एंट्री करूंगा, फिर इस पहलू की एंट्री करूंगा। तो मैंने एंट्री करी, अब मेरी एंट्री हो जाएगी एंट्री नंबर 3, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की एंट्री आपने करी। तो एंट्री आपने करी तो अब आप उसकी एंट्री लिखें, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट से आपने कितना पैसा लिया बेटे? 1 लाख रुपीस। 1 लाख तो आपने जनरल रिजर्व से लिया। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने कितना लिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने लिया 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 आपने लिखा। उसके बाद आप लिखेंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। वैसे ही मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इस एंट्री के करने से क्या क्या फर्क पड़ेगा? सर, इस एंट्री के करने से एक तो हमारा जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का बैलेंस था 1 लाख रुपए का, बेटे मैं इसे समझाने के लिए बता रहा हूं, ये पुरानी बैलेंस शीट का बैलेंस था 1 लाख, इसमें से आपने यूटिलाइज कर लिया 1 लाख, तो जनरल रिजर्व में तो अब 0 बैलेंस हो गया। करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल 2 लाख था, 50,000 का तो लॉस हो गया और 1,50,000 यहां आपने और डेबिट कर दिया। इसका मतलब अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 0 बैलेंस हो गया। लेकिन अब बैलेंस शीट में एक नया आइटम आपके पास आ गया। बैलेंस शीट में एक नया आइटम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के रूप में 2,50,000 रुपीस आपके पास आ गए। इसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद आपने फ्रेश इश्यू की एंट्री करी, तो आप एक एंट्री और लिखेंगे, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो आपने फ्रेश इश्यू की एंट्री करी। फ्रेश इश्यू की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल आपने फ्रेश इश्यू करा 2.5 लाख रुपए का, तो 2.5 लाख रुपए से ये एंट्री आप करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इस एंट्री के करने का इफेक्ट क्या पड़ा? एक तो बैंक का बैलेंस 2,50,000 से और बढ़ गया, और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल थी, बेटे पुरानी बैलेंस शीट में आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। 4 लाख की पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल थी। जब आपने ये एंट्री करी तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख रुपए से क्रेडिट हो गई, तो 2,50,000। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में अब 6,50,000 का बैलेंस है। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, जस्ट समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं, बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन, तो आफ्टर रिडम्पशन में कह सकता हूं अभी इक्विटी शेयर कैपिटल की ये पोजीशन है। खैर, जब आपने ये एंट्री और ये एंट्री कर दी तो इसका मतलब आपका कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ गया। अब बेटे मुझे इस वर्किंग की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ गया। और अब आप क्या करेंगे? अब आप एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। तो बेटे एक्चुअल पेमेंट की एंट्री अब आपने लिखी, एंट्री नंबर 5,
एक्चुअल पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की एक्चुअल पेमेंट की एंट्री आपने ये कर दी। इस एंट्री के करने के बाद मैंने ऐसी आपको ये बताने की कोशिश करी कि बैलेंस शीट की पोजीशन क्या हो जाएगी आफ्टर रिडम्पशन। आफ्टर रिडम्पशन बैलेंस शीट की पोजीशन क्या होगी, ये मैं जरा बताने की कोशिश कर रहा था। तो आफ्टर रिडम्पशन बैलेंस शीट की पोजीशन ये होगी। बैलेंस शीट बनाने के लिए पुरानी बैलेंस शीट को देखो। पुरानी बैलेंस शीट में पहला आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 650 पर आ गया। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है? 5 लाख का। बताओ बेटे जल्दी से। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस है? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हमने रिडीम कर दी है। गुड। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 0 बैलेंस है, उसी की वजह से तो मेन प्रॉब्लम आ रही है। भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 0 बैलेंस है, उसी की वजह से तो मैंने कहा मेन प्रॉब्लम है कि नहीं। इसको मैं जरा थोड़ा ठीक कर लूं। हाँ जी। अब बताओ, उसके बाद अगला आइटम जनरल रिजर्व है, वो मैंने लिख ही दिया कि जनरल रिजर्व में अब 0 बैलेंस है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी अब 0 बैलेंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई चीज नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने वैसे ही लिख दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई चेंज नहीं है। सर क्या इसका कोई यूज नहीं होगा? बेटे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस आपने बताया कि 1 लाख रुपए का है, तो मैंने 1 लाख लिख दिया। हाँ जी। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, उसमें 1 लाख रुपए का बैलेंस है। ये भी कैपिटल नेचर का रिजर्व है, पीपीआई, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया 1 लाख रुपए का बैलेंस इसमें भी है, 1 लाख। और फिर आपकी लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज में 4 लाख रुपए उसने लिखा हुआ है, ये नहीं बताया है कि कौन सी टाइप की लायबिलिटी है। खैर लायबिलिटीज 4 लाख। इसका मतलब आपके कैपिटल में इतना बैलेंस है, आपके रिजर्व एंड सरप्लस ये हैं और लायबिलिटीज ये हैं। तो यहां तक तो आपकी लायबिलिटी साइड है। वैसे मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर बाद में हम और भी स्ट्रांग तरीके से इसको समझेंगे। ये सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया है। अब जहां तक सवाल है आपके एसेट साइड का, तो पहला आइटम फिक्स्ड एसेट है। हाँ जी। फिक्स्ड एसेट अकाउंट में कोई चेंज ही नहीं है, तो 8 लाख का 8 लाख मैंने लिख दिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो आपकी खत्म ही हो गई। और करंट एसेट 3 लाख के हैं। करंट एसेट 3 लाख के हैं और करंट एसेट मान रहे हैं कि ये जो करंट एसेट है ये बैंक के अलावा है। और आपके बैंक अकाउंट में अब कितना बैलेंस है? बेटे बैंक अकाउंट का बैलेंस देखो, 5 लाख रुपए प्लस 1,50,000, 6,50,000 प्लस 2,50,000, तो 9 लाख रुपीस तो बैंक अकाउंट में बैलेंस है। और जब आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्चुअल पेमेंट करी तो ये बैलेंस 5 लाख से कम हो जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट में बैलेंस 4 लाख रुपए का बचेगा। तो इस तरीके से आप पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बना सकते हैं। यहां तक बेटे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। बेटे जब आप ऐसा कहते हो तो मेरा दिल भी बड़ा खुश हो जाता है, और इसी खुशी के कारण मैं सोचता हूँ एक क्वेश्चन और करा दूँ। ओनली 1 क्वेश्चन, एक करा दे दो, फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है? नहीं, अगर आप कहोगे तो हम तभी कराएंगे, ऐसे तो कराएंगे नहीं। हाँ जी बोलो, क्या करना है? सर करा दो ना, मजा आ जाएगा। करा दें? पक्का करा दें? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। बच्चे कह रहे हैं सर हम मूड में हैं, बिल्कुल करा दो, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। बेटे मैंने अभी क्वेश्चन एकदम से मिटाया नहीं, क्योंकि मैं लिखे हुए मैटर्स का बहुत यूज करूंगा, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख रहे हैं। 1.4 लो जी, 1.4 हमने देखा। और बेटे मैंने हेडिंग में कुछ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन की? सर अभी तक तो कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने जानबूझ के आपसे पूछा कि मेरे क्वेश्चन की हेडिंग में कुछ लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो ये क्या है जरा देखें इस क्वेश्चन को, क्योंकि
है तो ये सिंपल और इसको आप खुद ही कर सकते हो। वैसे तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिडनाइट लिमिटेड। सर नाम में थोड़ा फर्क है। हाँ नाम में ही है फर्क बेटे, बाकी एसेट साइड में आपने देखा तकरीबन पिछले क्वेश्चन की बैलेंस शीट है बेटे। पहले 5 क्वेश्चन हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए करे, इसलिए सिमिलर आइटम आपको नजर आएंगे। अब नीचे कहते हैं ऑन दिस डेट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट 10% प्रीमियम। बस ये इस क्वेश्चन में मेन चीज है और तो कुछ भी नहीं है। तो इसकी हेडिंग क्वेश्चन में तो नहीं दी थी, मैं अब लिख देता हूं रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो ये केस है रिडम्पशन एट प्रीमियम का, यानी कि अब की बार हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब बेटे मेरी बात को और ध्यान से देखें। पहले तो आप यहां ऐसे लिखें, कहीं रफ में लिख लें कि अमाउंट ऑफ रिडम्पशन कितना है, 5 लाख है, और 5 लाख के अलावा आपको 50,000 रुपए प्रीमियम के भी वापस करने, क्योंकि 10% प्रीमियम पर आप दे रहे हैं। ये मैंने कहीं ऐसे ही लिख लिया, करेक्ट? वो नजर नहीं आ रहा, कोई चिंता की बात नहीं है, हम इसको इस तरफ लिख देंगे बाद में। तो आपने 50,000 रुपए प्रीमियम के भी देने हैं, बस ये आपने अभी लिखना है, कहीं रफ में लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, यहां तक ठीक है। अब 10% प्रीमियम पे वापस करना है, तो सबसे पहला तो इफेक्ट क्या होता है, हमें एंट्री करनी पड़ती है। पहली एंट्री अमाउंट ड्यू की होती है, इतना तो हमें मालूम ही है। तो बेटे फटाफट पहली एंट्री में आ जाओ। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख, और अब आप क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसको भी आप डेबिट कर देंगे 50,000। तो एक तो ये फर्क पड़ा पहली एंट्री में, इसका मतलब है आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5,50,000 रुपए देने हैं। लेकिन आपको एक चीज भूलनी नहीं है, अब आपके दिमाग में यह बात नहीं आनी चाहिए कि सर हम 5,50,000 की पेमेंट दे रहे हैं, तो क्या इससे हमारा कैपिटल बेस 5,50,000 से कम हो जाएगा? नो, क्योंकि आपने देखा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 5 लाख से ही डेबिट हो रही है ना, बाकी जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हो रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटे 5 लाख से ही डेबिट हो रही है, इसलिए जब मैं रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस करूंगा तो यहां मैं नॉमिनल वैल्यू ही लिखूंगा 5 लाख। पहले तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आपने समझ लेना है, यहां तक ठीक है। अब मुझे यह बताओ, जब आपने ये एंट्री करी तो इस एंट्री को करने के बाद अब आप क्या करेंगे? सर आपने बोला था किसी एसेट को बेचने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो काम कर दो। हाँ बेटे मैंने ये जरूर बोला है। अब इस क्वेश्चन के बाद आपके पास एंट्रीज का पूरा ऑर्डर सामने आ जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद एंट्रीज का पूरा संपूर्ण ऑर्डर अब आपके पास आएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अगर प्रीमियम का है, यानी कि अगर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रीमियम पे वापस कर रहा हूं, तो उस केस में मेरी सेकंड एंट्री हर हालत में ये होगी। सेकंड एंट्री मेरी क्या होगी? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ। जो तुमने प्रीमियम यहां डेबिट करा है, इसको राइट ऑफ करना बहुत जरूरी है। बेटे डेबिट बैलेंस का मतलब आप समझते हैं? डेबिट बैलेंस का मतलब ये एसेट साइड की तरफ नजर आ रहा है, और लॉ हमें अलाउ नहीं करता कि हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को एसेट में लिखें। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो कि कैपिटल नेचर का लॉस है, ये कैपिटल नेचर का लॉस क्यों है? क्योंकि ये किसी बिजनेस के प्रोडक्ट की सेल वेल पे लॉस नहीं है, इसलिए ये कैपिटल नेचर का लॉस है। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से 5 लाख रुपए लिए थे, अब वापस उनको आप 5,50,000 कर रहे हो, तो 50,000 का ये कैपिटल नेचर का लॉस है। अब मेरी बात को ध्यान से देखें, अब मैं इसको राइट ऑफ करूंगा। राइट ऑफ का मतलब है मैं इसको अपनी बुक से हटाऊंगा। वैसे तो
सिक्योरिटी प्रीमियम, मेरी बात को ध्यान से देखें, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये मैं अभी बाद में नोट में भी लिखाऊंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो लॉस है, ये लॉस ही तो है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो कि कैपिटल नेचर का लॉस है, टेक्निकली तुम इसको किसी भी रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हो, यानी कि आप रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से भी कर सकते हो और कैपिटल नेचर के रिजर्व से भी राइट ऑफ कर सकते हो, लेकिन प्राथमिकता यानी कि प्रेफरेंस कैपिटल नेचर के रिजर्व्स को देनी चाहिए। मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल नेचर के रिजर्व मौजूद हैं तो आपको पहले उनका यूज करना चाहिए इस लॉस को राइट ऑफ करने में। फटाफट मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई कैपिटल नेचर का रिजर्व है? सर है। कौन सा है? सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो बेहतर रहता है कि इस लॉस को सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दें। सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए है, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का रिजर्व कैपिटल नेचर का मौजूद है सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में, लेकिन आपको चाहिए राइट ऑफ करने के लिए सिर्फ 50,000। तो आपकी बेटे एंट्री क्या होगी? अब ये डेबिट है तो इसको राइट ऑफ करने के लिए मुझे क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा। मैं लिखूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। इसको राइट ऑफ करने के लिए मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 50,000 रुपये मैंने इसको राइट ऑफ कर तो दिया, लेकिन इसको मैंने किसके अगेंस्ट राइट ऑफ करा? उसको मैं डेबिट करूंगा। मैंने इसको सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करा। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करा। मैं बार बार आपसे एक चीज कह रहा हूं कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैपिटल नेचर का लॉस है। इट कैन बी रिटन ऑफ out of revenue reserves as well as capital nature reserves. However, because it is a capital nature loss, you must prefer capital nature reserves to write it off. आपको प्राथमिकता देनी चाहिए कैपिटल नेचर के रिजर्व्स की, इसको राइट ऑफ करने के लिए। इन केस अगर आपके पास कैपिटल नेचर के रिजर्व्स नहीं है तो तब आप रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से इसको राइट ऑफ कर ले। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये बना इस क्वेश्चन में कि जो आपने पहली एंट्री करी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा कभी भी मैं प्रीमियम पे वापस करूंगा तो मेरी सेकंड एंट्री, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी एंट्री का ऑर्डर यही होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस ऑर्डर में करेंगे तो आपको सहूलियत होगी। तो प्रीमियम और रिडम्पशन को जहां तक हो सके, जितना जल्दी हो सके राइट ऑफ कर देना चाहिए। राइट ऑफ करने के लिए आप रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के रिजर्व दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि प्राथमिकता जो आपने देनी है वो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स को देनी है। यहां तक ठीक है बेटे? अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने ये एंट्री भी कर दी, अब मैं देखूंगा कि क्या किसी एसेट को बेचने से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है बेटे कोई? क्वेश्चन नंबर 4 में टू सेल द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, इस क्वेश्चन में भी हमने इन्वेस्टमेंट बेची है, तो पहले मैं उसकी एंट्री करूंगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा। जब मैं इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो मेरी एंट्री बेटे क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन में भी कहता है कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, लेकिन हम उसको मार्केट वैल्यू 1,50,000 पर ही बेच सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हो गया आपको 50,000 रुपए का, और आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की बाहर चली गई। टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर चली गई। इस एंट्री के करने से आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट का बैलेंस कम हो गया और आपकी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट से बाहर हो गई। यहां तक ठीक है बेटे? इस एंट्री के करने के बाद, सेल की एंट्री को करने के बाद आप अपनी इस वर्किंग पर आएंगे। जल्दी से बताओ बेटे, मेरा कैपिटल बेस कितने से कम हुआ? 5,50,000 से या 5 लाख से? जोधपुर बेटे 5,50,000 से नहीं हुआ है, कैपिटल बेस 5 लाख से कम हुआ है। हाँ जयपुर बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बेटे इस क्वेश्चन में भले ही मैं उनको प्रीमियम पे वापस कर रहा हूं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितने से हो रही है? 5 लाख से।
तो बैलेंस शीट से तो 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटेगी ना, तो इसलिए मेरा कैपिटल बेस 5 लाख से कम माना जाएगा और हमने 5 लाख की रिप्लेसमेंट करनी है। हाँ तो बेटे मुझे फटाफट बताओ इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन में जल्दी से बताओ बेटे फटाफट। सर यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा कि हम पहले यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करते हैं और अगर कमी होती है तो फिर हम फ्रेश इश्यू करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा पॉइंट है, वैसे तो हम हमेशा ही यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व पहले करते हैं और जब कमी होती है तो फ्रेश इश्यू करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा, ध्यान से देखें, मैंने यहां पर लिख दिया 1, यानी कि अब की बार मैं फ्रेश इश्यू पहले कर रहा हूं और उसके बाद मैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ध्यान से सुने। इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है, टू इश्यू फ्रेश 30,000 इक्विटी शेयर। अब की बार क्वेश्चन में एब्सोल्यूट टर्म्स में फ्रेश इश्यू दिया है। बेटे एब्सोल्यूट टर्म्स में फ्रेश इश्यू देने का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट टर्म्स में फ्रेश इश्यू देने का मतलब है कि अब की बार क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमने कितने नंबर ऑफ फ्रेश शेयर इश्यू करें। जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ फ्रेश शेयर्स मौजूद होंगे, जिसको मैं कहूंगा एब्सोल्यूट टर्म्स में फ्रेश इश्यू मौजूद होगा, तो पहले आप फ्रेश इश्यू का काम करेंगे। यानी कि 5 लाख की रिप्लेसमेंट मुझे करनी है। रिप्लेसमेंट मैंने करी तो सही, लेकिन मैंने पहले क्या करा, मैंने देखा कि मैंने कितने शेयर इश्यू करे हैं, 30,000 शेयर 10 रुपए वाले, तो 3 लाख रुपए का मैंने फ्रेश इश्यू करा है। पहले मैं ये देखूंगा, समझ में आया, बिकॉज फ्रेश इश्यू इज गिवन इन एब्सोल्यूट टर्म्स। इसमें फ्रेश इश्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में है, करेक्ट, इसलिए हम इसको पहले कर रहे हैं। और अब मैं देखूंगा कि मुझे कितने की और जरूरत है, मुझे 2 लाख की और जरूरत है। अब 2 लाख रुपए में किस किस में से ले सकता हूं, ऑफ कोर्स मैं केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से ले सकता हूं। तो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व से मैंने 1 लाख रुपए ले लिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसे कितने मौजूद हैं, 2 लाख रुपए सर बैलेंस शीट में है और 50,000 का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, तो 1.5 लाख रुपए हैं, हमें 1 लाख और चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में वर्किंग होगी, यानी कि इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू पहले हुआ है और फिर मैं यूटिलाइजेशन और रिजर्व करूंगा। तो टेक्निकली देखो बेटे, टेक्निकली इस एंट्री के बाद यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व की एंट्री होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में इस एंट्री के बाद, एंट्री नंबर 3 के बाद एंट्री नंबर 4 ये होगी फ्रेश इश्यू की, और फ्रेश इश्यू की एंट्री 3 लाख से होगी। 3 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। और फिर मैं एंट्री नंबर 5 इसको करूंगा, ये एंट्री नंबर 4 है, ये 5 है। एंट्री नंबर 5 में मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू CRR 2 लाख। तो मेन चीज क्या है इस क्वेश्चन में, एक तो हम प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं और दूसरा इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट टर्म्स में फ्रेश इश्यू मौजूद है। ये इस क्वेश्चन की कहानी है, यहां तक ठीक है बेटे। तो ये आपकी एंट्रीज होंगी और फाइनली अब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस कर देंगे। जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप पेमेंट करेंगे तो ध्यान से देखें कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में इस वक्त क्रेडिट बैलेंस कितना है, 5,50,000 है। तो बेटे आप 5,50,000 की पेमेंट इनको कर दो, दैट्स ऑल, 5,50,000। अब मैं अगर अपनी बैलेंस शीट बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, पहला आइटम क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख है। इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर का 3 लाख का हुआ, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में न्यू बैलेंस शीट में 7 लाख रुपए का बैलेंस है। उसके बाद दूसरा आइटम जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो खत्म हो गई। तीसरा आइटम जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व अकाउंट में 1 लाख रुपए थे और 1 लाख हमने यूटिलाइज कर लिए, इसलिए 0 बैलेंस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटम पुरानी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख है, 50,000 का तो लॉस हो गया, ये जो लॉस हुआ था बेटे इन्वेस्टमेंट को बेच करके।
और उसके अलावा 1 लाख रुपए हमने यूटिलाइज कर लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 रुपए का बैलेंस अभी भी बचा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख है। सिक्योरिटी प्रीमियम में ये बैलेंस शीट में जो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम में बेटे आपके पास 1 लाख रुपए का बैलेंस था। उस 1 लाख में से आपने 50,000 रुपए यूज कर लिए राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को। तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो 50,000 रुपए का बैलेंस बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। उसके बाद प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में 1 लाख रुपए पहले भी थे, अभी भी हैं, क्योंकि उसका आपने कोई इस्तेमाल कहीं भी नहीं करा है। तो 1 लाख रुपए का बैलेंस प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में अभी भी है। CRR अकाउंट में 2 लाख रुपए का बैलेंस अब आ जाएगा। उसके अलावा फिर लायबिलिटीज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो इस क्वेश्चन में टोटल जो हो जाएगा 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख और 4 लाख, 15 लाख रुपए मेरे ख्याल से टोटल आएगा। वो आप चेक कर लेना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिक्स्ड एसेट में 8 लाख रुपए हैं, कोई चीज नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी। करंट एसेट में 3 लाख हैं और कैश एट बैंक में 5 लाख रुपए थे। पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट बेची, सेल करी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। उसके बाद फिर आपने फ्रेश इशू करा है अब की बार 3 लाख का। तो फ्रेश इशू करने से 3 लाख रुपए आपके पास और आ गए और 5,50,000 की आपने एक्चुअल पेमेंट करी। तो बैलेंस क्या बच गया आपके पास? ये 4.5 आ गया, तो ये 4 लाख ही आ रहा है बैलेंस, करेक्ट? मेरे ख्याल से 4 लाख ही आ जाएगा। तो 4 लाख की बैलेंस है बैंक अकाउंट में। अब मैं इसको टैली करता हूं तो यह आ गया 15 लाख। तो इस तरीके से बेटे आप करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, क्लियर है? तो इस तरीके से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के डिफरेंट केसेस को हमने समझने की कोशिश करी है। इस पे बदस्तूर कहानी अभी जारी रहेगी, लेकिन अब इसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के दिन हमने टोटल 2 सेशन करे हैं। तो बेटे अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। शाम 7 बज के तकरीबन 15 मिनट का टाइम यहाँ हो चुका है। तो इट्स टाइम टू से नमस्ते, goodbye, Shabba khair, and a lovely good night from here in Delhi as always, and great love to each one of you.